रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के साथ साथ समाज सेवक और एक बेहतरीन लेखक भी हैं। मैंने सोचा कुछ क्रिएटिव ब्रेकअप किया जाए, तो रोज 1 घंटे पढ़ना या 1 घंटे लिखना, आईएएस अधिकारी से लेखक, थोड़ा बल मिलता है ये 2 चीज़ों के साथ चलने। आम लेखन से एक विशेष लेखन की ओर इसका झुकाव होने के कारण लगा था कि इसको कुछ ही लोग खरीदेंगे। ऐसा कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। जी। तो आपको बचपन से ही पता था या अंदाजा लग गया था? जीडीपी में कुछ भी ऐड कर रहा है वो कहीं ना कहीं देशभक्ति तो कर ही रहा है। सर, आपने आईएएस बनने का फैसला कब लिया? केवल इन्हीं पुस्तकों को पढ़ने से सिलेक्ट हुआ जाता है, तो ना पढ़ना तो मूर्खता होगी, तो मैंने उनको पढ़ लिया और सिलेक्ट हो गया। स्टोरीज में जो अपने बच्चों को लेकर ही वो शर्म करते थे, हिचकते थे कि हम अपने बच्चों को समाज के सामने नहीं लाएंगे, लोग टिप्पणी करेंगे हमारे बच्चों में, और उनको एक शर्म आती थी। वो जब शुरू में सिंगापुर से वापस लौट रही होती है तो वो एक टी शर्ट पहनती है जिसमें लिखा होता है एक्सेप्ट द डिफरेंस। डाउन सिंड्रोम बच्ची होना तो एक बहुत बड़ी घटना है। सामान्य घटना के साथ भी ऐसा होता है। तो अगर दोनों जेंडर या तीनों जेंडर एक जैसा फील करेंगे तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं आएगी। मेरी बेटी बगिया का फूल है जो चारों ओर महकेगी। ये खूबसूरत लाइन एक पिता ने अपनी डाउन सिंड्रोम बेटी के लिए कहा। ऐसे हालात में जहां माँ बाप टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, वहीं डॉक्टर संजय अलंग ने अपनी किताब में बताया कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। आज हमारे साथ बेहद ही खास गेस्ट डॉक्टर संजय अलंग जी मौजूद हैं, जो एक रिटायर्ड IAS अधिकारी के साथ साथ समाज सेवक और एक बेहतरीन लेखक भी हैं। सर, आपका बेहद स्वागत है हमारी स्टूडियो में। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हम आपकी किताब के बारे में बात करेंगे, चलो साथ चले के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि संजय जी कौन है, बचपन आपका कैसा रहा, कैसा बीता, बॉर्न एंड बॉटअप कहाँ हुए, और कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको IAS अधिकारी बनना है? मेरा बचपन छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर नामक स्थान पे बीता। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दोनों छत्तीसगढ़ का है मेरा। पढ़ाई भले दिल्ली में लास्ट फेज में हुई, और जो बैकुंठपुर का एनवायरनमेंट था वहाँ टीचर्स बहुत अच्छे मिले, मित्र अच्छे मिले, तो थोड़ा एक संग साथ से आगे बढ़ने की प्रेरणा तो बनती ही है। और फिर उसके बाद जब मैं दिल्ली पढ़ने लग गया तो वहाँ एक कंपटीशन और प्रतियोगिता परीक्षाओं के विषय में पता चला और आगे बढ़ने की तमन्ना जागृत हुई। क्योंकि जो बैकुंठपुर कोरिया वाला फेज़ था तब अखबार छत्तीसगढ़ में केवल रायपुर से छपते थे और वहाँ तीसरे दिन पहुँचते थे, और वो भी 10-12 प्रतियों में मात्र। तो मतलब स्थितियाँ बहुत सामान्य नहीं थीं, वहाँ रह के पढ़ पाना निसंदेह रूप से कठिन था। तो जूझते हुए आगे बढ़े और फिर दिल्ली में गए तो एक थोड़ा प्लेटफार्म मिला, फिर पढ़ने लगे और चीज़ें ज्ञात हुई तो आगे बढ़ गए। बिल्कुल। सर, IAS अधिकारी से लेखक, ये जर्नी कैसी रही? हमने देखा कि आपने 3 बेहतरीन कविताएं भी लिखी है और उपन्यास भी लिखे हैं, तो आप थोड़े अपने इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में बताइए अपने ऑडियंस को। जब मैं नौकरी में आया तो मैंने देखा कि मतलब ऑफिस टाइम के बाद और घर में आने के बाद ऑफिस का काम निपटा लेने के बाद अगर आप मोनोटोनस को ब्रेक करो तो आप रीजुविनेट हो जाते हो, नए तरीके से काम में जुटते हो, नए विचार भी आते हैं। तो मैं शुरू से खेलता था स्पेसिफिकली बैडमिंटन आदि, तो एक तो वो अच्छा रिक्रिएशन का साधन था। फिर मैंने सोचा कुछ क्रिएटिव ब्रेकअप किया जाए, तो रोज़ 1 घंटे पढ़ना या 1 घंटे लिखना उसके लिए एक अच्छा ब्रेकअप था। तो लिखने में थोड़ा रुचि जागृत हुई। फिर छत्तीसगढ़ के विषय में जानकारी कलेक्ट करने लग गया मैं, तो छत्तीसगढ़ के ऊपर लेखन से शुरुआत की। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास लिखा और वो कुछ अच्छा बन पड़ा, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उसको सर्वश्रेष्ठ रिसर्च में लेते हुए एक सर्वोच्च पुरस्कार दे दिया जो 1 लाख रुपए का भी था। तो लेखन को थोड़ी प्रेरणा मिली। फिर 3 कविता पुस्तकें आ गईं छत्तीसगढ़ के ऊपर, 10 एक इतिहास और संस्कृति के ऊपर पुस्तकें आ गईं। तो मैं देखा दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। प्रशासन में भी आप जन सेवा करना चाहते हो और साहित्य के और कला के माध्यम से भी जन सेवा ही करना चाहते हो।
तो थोड़ा बल मिलता है दो चीज़ों के साथ चलने से। जी सर, और अब ये बेस्ट सेलर है। हाँ, ये उपन्यास जब लिखा था चलो साथ चलें, हाँ। तो ये डाउन सिंड्रोम बच्ची और स्पेशली उसकी माता और उसके परिवार की समाज में आने वाली चुनौतियों, विद्रूपताओं, मेडिकल स्थितियों, कम चिकित्सा परिस्थितियों, थेरेपीज, इन सब से जूझते हुए आगे बढ़ने को कथा के रूप में पिरोया गया है। तो उसमें माँ का कैरेक्टर और बिटिया का कैरेक्टर और पिता का कैरेक्टर बहुत उभर के सामने आते हैं। तो ये भी किताब जब अमेज़ॉन पे लॉन्च हुई थी, बिक्री के लिए उपलब्ध हुई और प्री बुकिंग स्थिति में आई, तो थोड़ा सा आम लेखन से एक विशेष लेखन की ओर इसका झुकाव होने के कारण लगा था कि इसको कुछ ही लोग खरीदेंगे, परंतु धीरे धीरे ये 400 और 500 नंबर से चढ़ते चढ़ते सुपर 3 नंबर में आ गई, तो बेस्ट सेलर होने लग गई। तो चलो साथ चलें जैसा विषय भी जनता को पसंद आया और लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया और अभी भी ले रहे हैं और लगातार फ़ोन आते हैं, लगातार टिप्पणियाँ आ रही हैं, तो अच्छा लग रहा है और सामान्य पाठक की आ रही हैं। सबसे बड़ी बात इस बार मैंने देखा कि वो मतलब आमतौर पे लोग इस पर समीक्षक और लेखकों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं, पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार सामान्य पाठक आगे बढ़ के टिप्पणी कर रहे हैं और बेस्ट सेलर तो बनी ही हुई है। सर मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इट। थैंक यू, थैंक यू। सर ऐसा कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं जी। तो आपको बचपन से ही पता था या अंदाज़ा लग गया था कि मुझे देशभक्ति की ओर बढ़ना है? बचपन से ही ऐसा कुछ जज्बा था समाज में सुधार लाने का? देखिए, कहते हैं कि हर कोई शायद सर्वोच्च स्तर पे ना पहुंच पाए, पर न्यूनतम देशभक्ति की प्रेरणा तो इस बात से शुरू ही हो जाती है कि आप खुद कमाओ और खुद अपने ऊपर व्यय करो। मतलब जीडीपी में ऐड करने से देशभक्ति की शुरुआत हो ही जाती है। तो मैं तो समझता हूँ जो भी व्यक्ति जीडीपी में कुछ भी ऐड कर रहा है वो कहीं ना कहीं देशभक्ति तो कर ही रहा है। और अगर आप समाज के लिए कुछ काम करते हैं तो वो एड ऑन है। और लिख कर प्रेरित करना या फिर किसी कला के माध्यम से प्रेरित करना या किसी भी कला के क्षेत्र में जाना तो निसंदेह रूप से परिष्कृत है। बिल्कुल सर। सर आपने आईएएस बनने का फैसला कब लिया? अपनी उस जर्नी में आपको कभी लगा कि ये चुनौती मेरे सामने बहुत बड़ी है और आप उससे बाहर निकल गए, या कोई भी एक किस्सा आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे? नहीं, जब मैं दिल्ली पढ़ने गया तो एक्चुअल में तब मेरे को एहसास हुआ कि लोग इस दिशा में भी जा रहे हैं और कुछ खास पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने के बाद एग्ज़ाम दिया जाता है। तो मुझे लगा कि अगर केवल इन्हीं पुस्तकों को पढ़ने से सिलेक्ट हुआ जाता है तो ना पढ़ना तो मूर्खता होगी, तो मैंने उनको पढ़ लिया और सिलेक्ट हो गया। अच्छा। सर हमारे ऑडियंस में भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आईएएस या फिर समाज सेवा के लिए सिविल लाइन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कोई खास मैसेज देना चाहेंगे, या कौन से ऐसे गुण हैं जो वो अभी से इम्बाइब कर लें ताकि वो अच्छे अधिकारी बन पाएँ? अच्छा नागरिक बनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छा नागरिक बनेंगे तो अच्छा अधिकारी भी स्वमेव रूप से बन जाएंगे। देखिए, किसी भी समाज में जब आपको आगे या किसी भी परिवार में, किसी भी देश में या किसी भी समूह में आगे बढ़ना होता है, समाज को, एक समूह को या राष्ट्र को, तो ये अनिवार्य है कि सब लोग साथ चलें। आप किसी को पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो पीछे छूट रहे लोग होते हैं उनको साथ चलने और लेकर चलने की कला आपको विकसित करनी होती है। और हर समाज में अगर कहीं पर भी कोई डिप्राइव समूह या पिछड़ा समूह आमतौर पे औरतों को, बच्चों को या कुछ समुदाय विशेष को ये मान लिया जाता है कि वो पीछे छूट रहे हैं, फिर सभी सरकारें ये कोशिश करती हैं कि उनको साथ लेके चला जाए। तो उसी तरह से पीडब्ल्यूडीज जो निःशक्त जन होते हैं वे भी पीछे छूटते हैं। और उसमें भी आर्टिज्म हुआ, डाउन सिंड्रोम हुआ, सेरेब्रल पॉल्सी हुआ, डिस्लेक्सिया हुआ, इस तरह से जो जिनको हम मानसिक मंदता की स्थिति वाली चीज़ें मानते हैं, उन पे एक तो लिखना भी कठिन होता है। और उनको साथ लेके चलना तो थोड़ा और मुश्किल भी होता है, पर सोसाइटी को ये कोशिश करनी ही पड़ेगी। और ये जो चलो
साथ चलें किताब है, ये इसी बात को लेके इंगित करती हुई लिखी गई है। बिल्कुल सर। तो सर ये इसी पर मैं आ रही थी कि चलो साथ चलें, इसका शीर्षक ही काफ़ी है। मैंने ये किताब पूरी पढ़ी, काफ़ी इजी रीड है और दिल को छू लेने वाली कहानी जी। है। सर इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ मिली? डाउन सिंड्रोम हमने देखा नहीं है, ज़्यादातर किताबें और इस विषय पर लोग बात करते नहीं हैं, तो उसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मैं कुछ एक विषय मेरे जहन में थे कि जिनमें मैं कभी लिखूंगा तो इस पे लिखूंगा। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसा विषय था जिसमें मैं लोगों को, जो लेखक मेरे मित्रगण हैं या जिनको मैं जानता हूं जो अच्छा लिखते हैं, उन सबको भी मैं प्रेरित करता था कि यार ऐसा कोई गूढ़ विषय जिस पे समाज को संप्रेषित होना चाहिए, ऐसे विषय पे लिखें। बिल्कुल। तो लोग उस पर लिख नहीं रहे थे। फिर मैंने एक कोटेशन पढ़ा कि अगर आप किसी विषय पे लिखना चाहते हैं और अगर उस पर कोई नहीं लिख रहा है तो कोशिश करें कि आप ही लिख दें। बिल्कुल सर। तो इससे मुझे प्रेरणा मिली। फिर मैं अभी हाल में पिछले साल अरुणाचल प्रदेश एक साहित्य फेस्टिवल में गया था, तो वहाँ पर भी मेरे साथ प्रतिभागी एक लेखक ने ये मुद्दा मेरे से बोला। तो मैं लौट के आया तो फिर मुझे लगा कि इस विषय को मैं पहले उठाता हूँ। ये थोड़ा जिन विषयों को मैंने सोचा है उनमें से एक कठिन विषय ये था, तो मेरे सामने ये चुनौती थी कि मैं उसको सरल ढंग से उपन्यास में कैसे संप्रेषित करूं जिससे सब लोग पढ़ पाएँ और समझ भी पाएँ और थोड़ा प्रेरित भी हों। तो अगर आप कह रही हैं कि आपने पढ़ा और आप प्रेरित भी हुई और भावुक भी हुई और उपन्यास आपको पठनीय और अच्छा भी लगा और आपको लगा कि ये मस्ट रीड है, तो मुझे लग रहा है अन्य लोगों को भी लग रहा होगा, तभी तो वो बेस्ट सेलर की स्थिति में जा रहा है। और इसीलिए इसका शीर्षक रखा कि चलो साथ चलें। तो ये तो आह्वान है कि आप सब भी आए, जुड़ें और साथ चलें। बिल्कुल सर। सर एक पत्रकार के तौर पर नहीं, एक महिला के तौर पर इसमें जो किरदार है, माँ का किरदार मर्सी, मेरे दिल को छू गई ये किरदार। सर लेकिन हमने देखा एक माँ के तौर पर पहले उसकी बिटिया को डांस क्लास से रिजेक्शन मिला, फिर स्कूल से रिजेक्शन मिला, तो ऐसे में, ऐसे सिचुएशन में, मतलब एक तो ऑलरेडी उसके पास फिज़िकल चैलेंजेस हैं, अपनी बेटी को कैसे पालना पोसना है, ऊपर से समाज से भी उसको धिक्कार मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में माँ बाप कैसे हैंडल करें? देखिए, इन्हीं चीज़ों को तो सामने में लाया कि एक्सेप्ट द डिफरेंस। वो जब शुरू में सिंगापुर से वापस लौट रही होती है तो वो एक टी शर्ट पहनती है जिसमें लिखा होता है एक्सेप्ट द डिफरेंस। एक्चुअल में वो भी एक संप्रेषण है जी। कि अगर कोई आपसे अलग हटके है या आपके जैसा नहीं है या आपसे अलग सोचता है तो कैसे उसको स्वीकार करते हुए समाज को आगे बढ़ाएं या उसको साथ लेने का आर्ट विकसित करें। तो समाज की विद्रूपताओं को सामने लाना उपन्यास का एक काम होता है, पर केवल विद्रूपताएं अगर सामने ही आ गई और वो यथावत बनी रही तो फिर वो अपने आप में एक प्रॉब्लम बनी रहती है। तो ये उपन्यास उसके हल भी निकालने की कोशिश करता है। और मर्सी जो इसमें माता के रूप में आई है और नलिन जो उसके पिता हैं, वो दोनों नवाचार भी करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, नई चीज़ों को खोजते हैं। मैंने ये उपन्यास साधारण ढंग से नहीं लिखा है, इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की। मैं डाउन सिंड्रोम बच्चों से मिला, उनके माता पिता से मिला, उनके थेरेपिस्ट से मिला, उनके चिकित्सकों से मिला और जो बहुत लोगों से, सभी स्टेक होल्डर से मिला। और उन्होंने जो घटनाएं बताई, जो समरी निकली, उसमें से कई घटनाओं को मैंने अपने उपन्यास में यूज़ भी किया है। वो कई लोगों के साथ घटी वास्तविक घटनाएं भी हो सकती हैं। तो ये वास्तविकता के बहुत करीब उपन्यास है, पर मैं उसको सबके पढ़ने लायक बनाने पाया, ऐसा आपके कहने से मुझे लग रहा है। तो ये थोड़ी एक सफलता की ओर बढ़ता कदम है और लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि गूढ़ विषयों को भी लें जिससे समाज आगे बढ़ सके। सर आपने जैसे बताया कि आपने बहुत सारे पेरेंट्स से भी मिला, तो मैंने आपकी स्टोरी में देखा एक तरफ नलीन थे जो बहुत ही अच्छे पार्टनर थे, सपोर्टिव पार्टनर, सपोर्टिव फादर थे। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी थे स्टोरीज़ में जो अपने बच्चों को लेकर ही वो शर्म करते थे, हिचकते थे कि हम अपने बच्चों को समाज के सामने नहीं लाएंगे, लोग टिप्पणी करेंगे हमारे बच्चों में, और उनको एक शर्म आती थी। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी कोई समस्या आपके सामने आती है तो साइकोलॉजी, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से ये पहली प्रतिक्रिया होती है, पहले इसको छिपाएं।
फिर आप जब स्वयं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तब दूसरों की तरफ एक्सेप्टेंस का भाव आता है कि अब इसको हम दूसरों को इंट्रोड्यूस करें। डाउन सिंड्रोम बच्ची होना तो एक बहुत बड़ी घटना है। सामान्य घटना के साथ भी ऐसा होता है तो लोग पहले तो छिपाते हैं, फिर खुद उसको स्वीकार करते हैं कि अब तो ईश्वर ने मुझे ऐसा कर ही दिया या मेरे साथ ऐसा हो ही गया, तो फिर उससे निकलने की कोशिश प्रारंभ करते हैं। फिर निकलने की कोशिश की अपनी एक स्टेजेस है कि निकलने की कोशिश में पहले तो आप समाज को इंट्रोड्यूस करते हो, फिर एक्सेप्टेंस उनकी तरफ से आता है। तो जब भी आप समावेशन की प्रक्रिया शुरू करते हो, जैसे उपन्यास समावेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, इंक्लूजन, यानी पति पत्नी भी जब एक दूसरे को इंक्लूड करते हैं तभी संबंध आगे बढ़ जाते हैं। और इंक्लूजन जब भी आप करोगे किसी भी चीज का तो आपको एक्सेप्टेंस बढ़ानी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा, उसके लिए आपको मार्ग देना पड़ेगा, आपको सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी। तो एपेथमोलॉजी जब आप उसकी दृष्टि से समाज को देखने लगोगे, जैसे आप एज विमेन की दृष्टि से समाज को देखना, एक पीडब्ल्यूडी की दृष्टि से या एक ट्राइब की दृष्टि से समाज को देखना, तो इस तरह के विमर्श अब चल पड़े हैं। सर, आपने अपनी किताब में एक सिचुएशन ऐसी दी है जैसे परिवार वालों को पता चलता है बच्ची को डाउन सिंड्रोम है, तो उनको पता ही नहीं था कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। उन्होंने लगा कि अरे हमारी बच्ची पागल तो नहीं है, लेकिन पागल होना और डाउन सिंड्रोम होना बहुत अलग बातें हैं जी। तो आपको क्या लगता है अभी भी समाज में कौन से ऐसे मिथ्स हैं और मिस इन्फॉर्मेशन है, मिथ्स हैं जिनको आप डिबंक करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ों को लेके भ्रमात्मक की स्थिति बनी ही रहती है। जैसे जो स्लो रिएक्टिव लोग होते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक भी रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर भी रहे हैं। और तो अभी जैसे भारतीय समाज में, भारतीय तंत्र ने ये डिसाइड किया है कि अब जो स्लो रिएक्टिव लोग रहते हैं, जैसे डिक्लेशिया श्रेणी के जो लोग रहते हैं, परंतु वो समझते जानते बूझते सब हैं, या जिनको दिशा पहचानने में मुश्किल होती है, जिनको समान टाइप के अंक 6 या 9 पहचानने में मुश्किल होती है, तो इन लोगों को परीक्षा में 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, क्योंकि दे आर स्लो रिएक्टिव। ओके। तो कई तरह की मानसिक मंदताएं होती हैं, हमको उनसे कम आउट करने के मेथड खोजने हैं, बस इतनी सी तो बात है। मेथड कभी थोड़ा ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं, कभी सरल हो सकते हैं। माइंड सेटअप की बात है तो धीरे इस तरह के उपन्यास अगर आएंगे, इस तरह की फिल्में आएंगी, इन पर चीज़ें बनेंगी, इस पर फिल्में बनेंगी, इस पर बातें होंगी, आपके पॉडकास्ट और न्यूज़ के माध्यम से चर्चा होगी, तो धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आएगी, भ्रमात्मक स्थितियाँ टूटेंगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो उपन्यास में ऐसे किसी चक्कर में नहीं जाती मर्सी कि आप इसको किसी फूंक से ठीक कर दो या उससे कर दो, तो वो सप्रयास उससे बाहर रहती है। सर, आपने मेंशन भी किया है कि जागरूकता किसी भी कार्य के सफल होने की पहली सीढ़ी है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ। सर, ये तो हर विषयों पे लागू होते हैं। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है अभी भी कितनी कमी है हमारे समाज में इस विषय पर, और कितना समाज को जागरूक होना है? देखिए, समाज किसी भी स्तर पर पहुंच जाएगा तो वो अपनी कमियों के साथ ही पहुंचेगा। बिल्कुल। ओके। हाँ। चाहे हम बहुत विकसित समाज भी हो जाएंगे, हाँ, बहुत योग्य समाज भी हो जाएंगे, तो भी हमारी कोई ना कोई कमियां बनी ही रहेंगी। तो वी हैव टू कॉप विद दैट ना। यस सर। तो इस तरह से जब तक, जो आपने कहा कि जागरूकता पहली सीढ़ी है, तो डॉक्टर को भी जब तक रोग का पता नहीं चलेगा वो सही दवाई दे नहीं सकता। तो डायग्नोसिस इज मस्ट। और उपन्यास, कहानी, कविता, कला, पेंटिंग, गायन, ये सब उस तरफ इंगित थोड़ा सा करते हैं कि ये है। हाँ। तो जब आप जान लेंगे कि ये है तो उसको हल करने के उपाय आप खुद खोजने लग जाएंगे। और ये उपन्यास तो उसमें मदद भी करता है। हाँ। मदद भी करता है, तो इस तरह की चीज़ें समाज में आने लग जाएंगी। मैंने लिखा, देखिए, कोई चीज़ तभी सामने आती है जब उसका समय आ जाता है। तो आप मान लीजिए कि समाज में अब इन चीज़ों पे विचार करने का समय आ चुका है। जी। मैंने डेटा देखा कि भारत में हर साल 29,000 बच्चे डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो जाते हैं। तो मेरे लिए आप बताइए, और ऑडियंस के लिए भी, कि क्या इसका कोई क्योर है भारत में या भारत के बाहर? ठीक हो सकते हैं बच्चे?
देखिए, मैं अभी मतलब चिकित्सक नहीं हूँ जो हाँ। आपको ऐसा बता सकूँ कि क्योरेबल है कि नहीं है, पर उनको उनके साथ जीने को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस तरह की तकनीकियाँ विकसित हो गई हैं। ओके। ओके, अब तो लोग गर्भावस्था के दौरान भी पता चल जाता है कि हाँ। है कि नहीं, परंतु हमें किसी विषय को लेके इतनी जागरूकता तो लानी ही पड़ेगी कि अगर कोई चीज़ हो जाती है तो हम उसके साथ कैसे आगे बढ़ें, जी। और चलो साथ चले वाली भावना तो लानी ही पड़ेगी। जी। आप किसी को पीछे छोड़ के तो आगे नहीं बढ़ सकते, हम्म। नहीं तो आपका बार बार ध्यान पीछे मुड़ने पे जाएगा जी। कि यार उसको देख तो लूँ एक बार, और साथ चल रहा होगा तो अच्छा है कि वो हाथ पकड़ा होगा। जी। सर, ऐसे कहते हैं भगवान जब आपसे कुछ छीनता है तो बहुत कुछ दे भी देता है। आपने किताब में भी अपने मेंशन किया कि सन्नी को डाउन सिंड्रोम तो है, लेकिन उसमें डांस करने की इच्छा है, उसको डांस करना पसंद है और दूसरी फिजिकल एक्टिविटी में भी वो एक्टिव है। तो अगर कोई बच्ची या बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो टीचर्स कैसे पहचाने उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ को? कई हमने देखा कि कई स्कूल्स तो एडमिशन भी नहीं लेते हैं, तो इस पर क्या है? स्कूल का डेटा क्या है भारत में? देखिए, अब स्थिति में बदलाव आया है। पहले क्या था कि जो भी थोड़ी तरह से निशक्त होता था या दिव्यांगता की ओर बढ़ता था, तो हम उसको एक्सक्लूसिव स्कूल में डाल देते थे। तो एक्सक्लूस करते करते हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया। यानी आपका कोई मित्र अगर दिव्यांग नहीं है तो मतलब आप में कहीं ना कहीं कोई कमी है, आपके फ्रेंड सर्किल में उसे होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। हाँ। ओके, यानी जो लोग छूटे हुए लोग हैं वो भी आपके फ्रेंड सर्किल में होनी चाहिए। तो एक बार मैंने कोशिश भी की थी कि आप एक बार उनसे सभी मित्रों को प्रेरित किया था कि उनके साथ एक दिन बिता के तो देखें, तब आपको पता चलेगा कि थोड़ा स्लो चलना भी एक आर्ट है। ओके, तो मैं तो ये भी संदेश देना चाहूँगा कि उनसे भी मित्रता करें, उनको भी बर्थडे पार्टी में बुलाएं। आप मानिए वो आपके जैसे ही हैं, कुछ भी उनमें अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, बस थोड़ा सा वो आपके जैसे नहीं है। तो आप उनके जैसे बनने की कोशिश करिए या उनको साथ लेने की कोशिश करिए। तो जब आप, इसलिए अब धीरे धीरे एक्सक्लूसिव स्कूल की जगह इंक्लूसिव स्कूल हो रहे हैं। उनको स्पेशल फील ना कराएं, हम उनको अपने तरीके से ही सामान्य फील उनके कराएं। साथ ट्रीट करें। बिल्कुल और सर। स्त्री विमर्श में भी यही तो बात उठ रही है कि स्त्रियां भी सामान्य फील करें। तो सामान्य की बात क्यों उठ रही है? क्योंकि पुरुष विशेष फील कर रहा है। तो अगर दोनों जेंडर या तीनों जेंडर एक जैसा फील करेंगे तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं आएगी, और ये डिस्क्रिमिनेशन समाज में हर स्तर पे होता है, उसी को ही तो हमें कम करना है ना। जो वंचना का सिद्धांत है सोशियोलॉजी में कि वंचना को कम करना और निषेध को हटाना, जी। जितना ज्यादा समाज में कम होते जाएगा, वंचना और निषेध के सिद्धांत यही सिखाते हैं कि वंचनाओं को कम करना है और निषेध को सीमित करना है। तो जितना वो समाज में इस ओर आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपका ये जो ऑफिस है, हाँ। जी। इसमें मान लो आप किसी बुजुर्ग को इस इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं और वो सीढ़ियां चढ़ के नहीं आ सकता, तो उसके लिए अगर लिफ्ट लगाई जाती है तो आप वंचनाओं को कम कर रही हैं। बिल्कुल। तो समाज जब मानसिक रूप से इसलिए तैयार हो जाएगा कि वंचनाओं और निषेधों को कम करना है, तो अपने आप आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर, ये तो हमने बात की चलो साथ चले के बारे में। हम आपने एंडिंग तक, मैं दर्शकों को ज़्यादा नहीं बताऊंगी, स्पॉइलर नहीं दूंगी, मैं चाहूँगी कि वो खुद ही पढ़ें। लेकिन एक मुझे ऐसा लगा, सन्नी मतलब जब किताब ख़त्म की मैंने पढ़ना, तो एक मुझे लगा कि सन्नी अब बड़े होके क्या बनी होगी? टीचर बनी होगी या डांसर बनी होगी या कुछ और? आपके हिसाब से, आपके थॉट्स में वो क्या है अभी? मतलब अगर सन्नी 28 साल की हो चुकी है तो सनी आप सबके साथ चल रही होगी। समाज मेरी नज़र में तो इतना विकसित हो जाएगा कि वो आपकी उंगली पकड़े चल रही होगी और आप उसके साथ खेल रहे होंगे, उसके साथ पढ़ रहे होंगे और उसके साथ डांस कर रहे होंगे। वाह। और उनकी मदर? और उनकी मदर, देखिए मैंने जब समाज में, सोसाइटी में जब इन लोगों से मैंने बात की, तो
तो मैंने पाया कि जो मदर्स या जो फादर इससे प्रभावित हुए हैं मोस्टली वे ही लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो उपन्यास को लिखने के लिए ये मैं प्रेरित हुआ कि सोसाइटी इसके लिए काम करे। बिल्कुल। केवल माँ बाप ही स्कूल खोल रहे हैं, माँ बाप ही थेरेपिस्ट बन रहे हैं, तो जब सोसाइटी इतनी विकसित हो जाएगी ये चीज़ें सहज सुलभ होंगी, आपके लिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं होगा, आप उनको अतिरिक्त नज़र से नहीं देखोगे, नॉट फॉर ओनली डाउन सिंड्रोम, किसी को भी। तो एक सोसाइटी एक हेल्दी सोसाइटी में तब्दील होगी, और हेल्दी सोसाइटी को बनाना हर कला का काम है। बिल्कुल, हर कला का काम है। बिल्कुल सर। बहुत ही अच्छी लगी मुझे किताब, और मैं तो आपसे अपील करना चाहूँगी कि एक या तो पोस्ट या सेकंड आप इसका वर्जन लिखिए जिसमें सनी की आफ्टर डाउन सिंड्रोम वाली कहानी भी हो कि अब वो बड़ी हो चुकी है और वो क्या कर रही है, ताकि हम भी इंस्पायर हों उनसे। सर इसके अलावा आप क्योंकि लेखक हैं, बहुत बेहतरीन लेखक, तो आजकल के डिजिटल युग में हम देख रहे हैं, खासकर युवाओं की मैं बात कर रही हूँ, तो वो ज़्यादा रील स्क्रॉल कर रहे हैं या फेसबुक पोस्ट स्क्रॉल कर रहे हैं, बुक पढ़ना लगभग छूट गया है। तो जो बुक रीडिंग में दोबारा आना चाहते हैं, या ऐसे युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? मैं बहुत सहजता से बताना चाहूँगा, उसमें मैं 3 बिंदुओं को क्रिएट करना चाहूँगा कि देखिए, हर माँ बाप चाहता है कि उसके घर में पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो। बिना पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं चाहता, परंतु वो ये भी देख करता है कि किताब घर में नहीं लाता। ओके, तो किताब आप कैसी भी किताब घर में लाइए, कोई भी उसको ना पढ़े, तब भी आप पाएंगे कि एक दिन किसी ना किसी ने उसको पलटाया। तो पहली शर्त तो यह है कि किताब घर में आए, खरीद के आए। तो जिस चीज में आपका 20 रुपए का स्टेक लगा होता है ना, तो उस चीज को आप पलटाने या खाने की कोशिश करते हो। तो आप लाओ, किताब लाओगे तो पढ़ी जाएगी, नहीं लाओगे तो कोई नहीं पढ़ेगा। नंबर 1 बात। ठीक। नंबर 2 बात, भारत का जो मूल समाज है वो मध्यम वर्गीय है या निम्न मध्यम वर्गीय है या उससे नीचे। ओके, अधिकांश लोग इसमें, उनके पास विकल्प ही नहीं है कि वो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करें। हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी समाज की ग्रूमिंग, हमारी अप ग्रूमिंग, हमारे जो भी चीज़ें हमारे समाज में घट रही हैं, वो आपको नौकरी की ओर प्रेरित कर रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर प्रेरित नहीं कर रही हैं। तो एंटरप्रेन्योर जब तक बनने के लिए समाज प्रेरित नहीं होता, तब तक आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है कि आप बिना पढ़े कुछ कर पाएं। तो पढ़ना मजबूरी भी आपके साथ है। बिल्कुल सर। ओके, और नंबर 3 कि जो भी रील आप देखते हैं, जो भी व्हाट्सएप देखते हैं, वो भी एक क्रिएशन है, देखना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु ये वो क्रिएशन है जो कोई आपको दिखाना चाह रहा है, वो जो भेजेगा वही आप देखेंगे। पढ़ने के साथ एक सुविधा ये है कि आप जो पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ेंगे, इमेजिन भी करेंगे साथ साथ आप। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे, और सोचेंगे तो फिर बोलेंगे, और इसी से तो बचना चाहते हैं लोग। यस सर। ओके, तो जो भी रील और व्हाट्सएप या अन्य चीज़ें आप देखते हैं, वो कोई दूसरा भेज रहा होता है कि आप ये पढ़ें, आप ये देखें। तो और जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप वो पढ़ते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो ये 3 बातें जब भी आप जहन में लाएंगे तो आप स्वतः पढ़ने लगेंगे। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी और डीप बातें कह दी इसमें। सर आपकी, क्योंकि ये किताब मैंने पढ़ी, बहुत ही इजी रीड है, मतलब मैंने लगभग एक दिन में ही ख़त्म कर लिया था। बहुत इजी और काफ़ी टचिंग स्टोरी है। तो ऐसी जो युवा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आप कोई इजी रीड टॉप 2 या टॉप 3 अपनी या किसी और की आप बताएंगे? देखिए, एक तो ये किताब जो चलो साथ चलें, वो ऑलरेडी टॉप में चल रही है, और इजी रीड है, इसी कारण से तो लोग पढ़ रहे हैं। और कठिन विषय था, इसलिए उसको इजी रखना मेरे लिए बहुत एक शर्त की तरह था, क्योंकि अगर इस विषय को मैं बहुत कठिन कर दूंगा तो लोग शायद पढ़ने के लिए प्रेरित ना हो। ओके, और अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट बढ़ाएंगे पढ़ने की तरफ, तो समाज को अगर समझना है, सोसाइटी को समझना है, तो बहुत सारी बुक हैं जो भारत को समझने में आपको प्रेरणा देंगी, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय हैं। एक अभी हाल में वेरी वेल रिसर्च्ड बुक आई है टोनी जोसेफ की, अर्ली इंडियंस, जो हिंदी में प्रारंभिक भारतीय के नाम से उपलब्ध है, अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है।
बहुत से अच्छी अच्छी बुक्स हैं, और विभाजन पे पढ़ना चाहेंगे तो हाँ। भीष्म साहनी की तमस है, हम्म, अमरीलात लागर की किस्सा गोई तो आपके सामने है ही है। बिल्कुल। और फिर हमारे यहाँ कविताएं हैं रश्मि रथी से लेके बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप किताबों और समाज सेवा और एक अधिकारी के अलावा आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? मेरे पास फ्री टाइम ही है। लेकिन इसे फिर भी क्या पसंद है आपको इनके मेरे को अलावा? खेलना पसंद है, ओके। मुझे पढ़ना पसंद है, हाँ। मुझे लिखना पसंद है, मुझे बाहर जाके हम्म, तरह तरह के लोगों से मिलना पसंद है, हम्म, उनके भोजन और उनके कल्चर को एंजॉय करना पसंद है। हम्म। तो जो चीज़ें आपको पसंद है वही मुझे भी पसंद है। जी। ये सब, हाँ। आपने क्योंकि छत्तीसगढ़ पे बहुत रिसर्च किया है सर काफ़ी सालों तक, और काफ़ी जगह आई एम अज्यूमिंग आप घूमे भी होंगे, तो आप हमारे ऑडियंस को कोई बताएंगे कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह कि यहाँ तो जाना ही चाहिए, या फिर ये वाले कास्ट के बारे में या ट्राइब के बारे में जानना चाहिए, कोई जगह या फिर विषय? हाँ बिल्कुल है। मतलब एक तो मैं बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ तो एक्सप्लोर करने लायक जगह है, और रेयर जगह हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, वर्जिन हैं। हम्म, मतलब अभी तक छत्तीसगढ़ को ना तो इतिहास की दृष्टि से बहुत एक्सप्लोर किया गया है, ना सोशल दृष्टि से बहुत एक्सप्लोर किया गया है, और ना ही ट्राइब एपिथमोलॉजी मतलब उसकी दृष्टि से बहुत एक्सप्लोर किया गया है। तो रिसर्च, लेखन और घूमने और वहाँ तक पहुँचने के लिए तो पूरा फील्ड खुला पड़ा है। आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे आपके पास मतलब बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत आगे तक चले जाएं। और जैसे आप प्राकृतिक जगहों पे जाना चाहें, पेड़ पौधों की जगह पे जाना चाहें, तो सभी जगह एक्सप्लोर की जगह है। अमृत धारा है, साल के जंगल हैं सरगुजा के, ट्राइब हैं जो हमारे कोंद ट्राइब के विषय में तो कितना रंगीन नियत उनमें भरी हुई है। उनके वस्त्र विन्यास को देखेंगे तो आप भौचक हो जाएंगे, जो बस्तर का कोंद ट्राइब है मतलब। और पेंटिंग आर्टिस्ट के लिए तो शायद उस चेहरे मोहरे को डिज़ाइन करना वन ऑफ द बेस्ट चैलेंज होगा। इतने रंगीन वस्त्र मैंने किसी ट्राइब्स में नहीं देखे। और गोंडवाना लैंड तो रहा ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बहुत से लोग बाहर से आए, वो भी छत्तीसगढ़ी समन्वय में और छत्तीसगढ़ी विकास में बहुत जुड़ पाए। तो छत्तीसगढ़ तो आप जहाँ भी जाओगे आपको तरह तरह के 3600 तरह की चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपने अपनी इमोशंस, भावनाओं को हमारे साथ साझा किया। और हमें उम्मीद है कि आज की एक ख़ास बातचीत आपको अच्छी लगी होगी, पढ़ने और सोचने पर मजबूर किया होगा आपको, और साथ ही साथ इंस्पायर भी। आपको कैसा लगा ये पूरा पॉडकास्ट कमेंट में ज़रूर बताएं, और देखते रहिए IBC 24 डिजिटल। मैं हूँ आपके साथ चारू। नमस्कार। नमस्कार। चलो साथ चलें। बिल्कुल, चलिए साथ चलें।